हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमने पीवाईक्यू सीरीज लाया हूँ और कल से ही शुरू किया हूँ पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें से एक क्लास बनवा दिया हूँ सीडीपी का। तो दोस्तों, जिसने भी सीडीपी का क्लास नहीं देखा है, वो सबसे पहले जाकर सीडीपी का क्लास ज़रूर देखिएगा और उनमें से आपका 30 में से कितना नंबर आया है, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों, आज मैं पार्ट 2 लाया हूँ। आज मैं पार्ट टू लाया हूँ जिस पे दोस्तों ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन का मैं कराऊंगा 30 प्रश्न। तो दोस्तों, सबसे पहले आप पार्ट 1 देखिएगा, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा, जिससे आपको अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न कहता है आज का प्रश्न कहता है कि भारत में बिहार इसके लिए सबसे पहले दोस्तों, हाँ, उत्तर पश्चिम क्या है हमारा? उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, ये राइट आंसर होगा। ठीक, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अब सवाल नंबर चलते हैं 62 पे। 62 नंबर का सवाल कहता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? यानी कि वाष्पीकरण का जो प्रक्रिया होगा, ज़्यादा जो वाष्प बनता है, वो किस प्रक्रिया में आपका धीमा होगा? तो कौन से प्रक्रिया में? जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? हमारा वाष्पीकरण धीमा हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं सवाल नंबर 63 पर। 63 नंबर सवाल कहता है, स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता है। तो क्या है? स्थान को समझना, दूरियों को समझना, दिशाओं को समझना, क्या है? तो दोस्तों, वो है हमारा चित्रण कौशल। यानी कि हम चित्र में स्थान को भी देखते हैं, दूरी को देखते हैं, दिशाओं को देखते हैं, सब चीज़ हम चित्र में देखते हैं, तो चित्रण कौशल हो गया। ठीक, चलिए अब सवाल नंबर देखते हैं 64। 64 क्या कहता है, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र में रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की? तो कौन सा की? एनसीएफ 2005 किया, कि 1988 किया, कि एनसीएफ 2000 किया, या फिर एनसीएफ 1975 किया? कौन सा क्या दोस्तों, बताइए। तो इसका राइट आंसर है एनसीएफ 1975। एनसीएफ 1975 इसका राइट आंसर है। चलिए अब सवाल नंबर देखते हैं 65 की ओर। में कहता है कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? यानी कि जो खेती होता है ना, करके और फिर उसको छोड़ दिया जाता है, फिर दूसरी जगह खेती करते हैं। तो इस खेती करने का रिवाज भारत में किस क्षेत्र में है? भारत के किस क्षेत्र में है? तो कौन सा क्षेत्र में है दोस्तों? उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ऐसा रिवाज है। चलिए अब सवाल नंबर 66 पर चलते हैं। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन नेगेटिव पूछा है। तो चलिए क्वेश्चन नेगेटिव देखते हैं कि बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। देखते हैं, यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। उसके बाद बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करता है। ये भी बात सही है। तो दोस्तों, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये बात गलत है, ये बात गलत है। ठीक, चलिए अब सवाल नंबर में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? कौन सा ग्रीन हाउस गैस? कहता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, इनमें से सब क्या है? सब का सब है ग्रीन हाउस गैस है। ठीक, चलिए अब सवाल नंबर 68 पर चलते हैं। 68 में कहता है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? यानी भारत का जो ठंडा रेगिस्तान है, वो मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होता है? वो मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, इसीलिए वो मानसून से प्रभावित नहीं होता है। इसलिए वो मानसून से प्रभावित
नहीं होता है। चलिए अब सवाल नंबर 69 पर चलते हैं कि ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है। तो कौन सा जिम्मेदार है दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड। यही यही क्या करता है कि ताजमहल को पीला कर देता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक, चलिए अब सवाल नंबर 70 पर चलते हैं। 70 कहता है कि गोलकोंडा किला किसने बनवाया था। तो गोलकोंडा किला किसने बनवाया था दोस्तों? तो गोलकोंडा किला जो बनवाया था वो काकतीय राजवंश ने बनाया था। काकतीय राजवंश ने गोलकोंडा किला को बनवाया था। अब सवाल नंबर 71 पर चलते हैं। 15 ग्राम ml घनत्व और 3 ml आयतन वाली किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? 45 ग्राम होगा। क्या होगा? 45 ग्राम होगा। चलिए अब सवाल नंबर चलते हैं 72 पे। 72 कहता है 72 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो कौन सा अदिश राशि है दोस्तों? कौन सा है? तो द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है। द्रव्यमान अदिश राशि है। चलिए अब सवाल नंबर चलते हैं 73 पर। एक ऐसी वस्तु जिसमें जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकता कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? अपारदर्शी। अपारदर्शी। ठीक, चलिए अब सवाल नंबर 74 पर चलते हैं। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा पर 10 केजी है। तो वो 6 गुना होता है दोस्तों। कितना गुना होता है? 6 गुना। तो 10 केजी चंद्रमा पर है तो पृथ्वी पर कितना होगा? 60 केजी होगा इसका राइट आंसर। ठीक, 75 कहता है एक विलय का विघटन दर पर निर्भर करता है। यानी कि एक विलय का विघटन होगा, टूटेगा, किस पर निर्भर करता है? तो किस पर निर्भर करता है दोस्तों? तो सतह का क्षेत्र पर। यानी कि जब एक विलय को सतह पर फैलाओगे तो विघटन होगा। ठीक, चलिए अब सवाल नंबर 76 पर चलते हैं। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। ठीक, यानी सुषमा एक क्या है? सुषमा एक टीचर है जो चाहती है कि उसका जो छात्र है वो पेड़ों के प्रति क्या हो? संवेदनशील हो। और निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? कक्षा में बहस आयोजित करना, समूह चर्चा करना, पोस्टर बनाना, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 76 का 4 होगा। 76 का राइट आंसर 4 होगा। चलिए, क्योंकि जब बच्चों को पौधा को अपनाने देगा और उसको पोषित यानी उसका पानी वानी देना, उसका देखभाल करने के लिए देगा, तो बच्चे उसके प्रति क्या होंगे? संवेदनशील होंगे, सेंसिटिव होंगे। ठीक, चलिए अब सवाल नंबर चलते हैं 77 की ओर। 77 क्या कहता है? 77 कहता है कि अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। ठीक, पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? तो कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? चलिए देखते हैं कि इनसे समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान होता है। तो नहीं दोस्तों, अवसर का कोई बात नहीं है। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। इनसे बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने, एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। तो दोस्तों यहाँ सवाल क्या है? नेगेटिव में पूछा है, तो नेगेटिव में देखेंगे हम लोग। तो ये सब बात सही है। इनसे समुदाय में बातचीत करने का अवसर मिलेगा, ये भी बात सही है। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिलेगा, ये भी सही है। इससे इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाएगा, ये भी बात सही है। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। तो ऐसा बात नहीं है, समुदाय को बीमारी के बारे में कोई मदद नहीं मिलेगा, कोई जानकारी नहीं मिलेगा। ठीक, चलिए अब सवाल नंबर 78 पर चलते हैं। 78 क्या कहता है? 78 कहता है, सवाल नंबर 78 कहता है आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा कर की और क्रमशः
आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? संज्ञानात्मक दृष्टिकोण है, अनुभव अधिगम दृष्टिकोण है, अन्वेषण दृष्टिकोण है या मानववादी दृष्टिकोण है? तो बताइए दोस्तों, 78 का कौन सा होगा? 78 का क्या राइट आंसर होगा? तो 78 का होगा अन्वेषण दृष्टिकोण, यानी कि सब खोजबीन करके सब चीज़ का समाधान किया, अन्वेषण करके खोजबीन करके सब चीज़ों का समाधान किया। ठीक, चलिए अब सवाल नंबर 79 पर चलते हैं। 79 कहता है समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम अधिगम संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है। बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है और उनके पास समय है। यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। कोई भी समुदाय उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। यह वास्तविक परिस्थितियों में क्या करता है? सीखने का अवसर प्रदान करता है। ठीक, चलिए अब सवाल नंबर 80 पर चलते हैं। ईवीएस की इस ईवीएस ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध बनाने का तात्पर्य है। यानी कि ईवीएस का जो अधिगम शिक्षण अधिगम है, इसको कक्षा में प्राप्त करने के बाद इसको विद्यालय के बाहर जो जीवन में जोड़ा जाता है, इसका समृद्ध करने का क्या तात्पर्य है? तो यह पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना है, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तक से लिंक करना है, पूर्ण विद्यालय पूर्ण विद्यालय विद्यालय दृष्टिकोण या पाठ्यचर्या से बाहर जाना। तो इसका दोस्तों क्या होगा आंसर? तो दोस्तों 80 का राइट आंसर होगा 1। 80 का राइट आंसर क्या होगा? 1 होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 81 की ओर। कक्षा 3 के छात्रों को रामा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदारों के साथ साथ रहा है तो यह एक विस्तृत परिवार है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। अगर अगर रामा ने सिखाया कि माँ बाप और एक बच्चे हैं तो क्या होगा? एकल परिवार होगा। और अगर दादा दादी और अन्य रिश्तेदारों के साथ रहते हैं तो क्या होगा? विस्तारित परिवार होगा। ये बात सही है। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो इसके बारे में हम लोग को क्या सोचते हैं? परिवार की परिभाषा गलत है? बिल्कुल, परिवार की भाषा गलत नहीं है दोस्तों, ये बात गलत है। ठीक, रामा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है? नहीं। रामा उसके बाद शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, ये भी बात गलत है, ये भी बात गलत है। ठीक, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, समावेशी है दोस्तों। परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। बिल्कुल, ये बात सही है। ठीक, परिवार का जो भी अवधारणा है हमको इसी तरह से सिखाना चाहिए। अब सवाल नंबर 82 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी ईवीएस की एक कक्षा गतिविधियाँ है? तो कौन सी एक ईवीएस की कक्षा गतिविधियाँ बताइए? चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण करना, श्यामपट्ट का उपयोग, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों क्या होगा? उपयुक्त सभी क्या होगा? क्या होगा? ईवीएस का फील्ड होगा। ठीक, चलिए अब सवाल नंबर 83 पर चलते हैं। 83 क्या कहता है? पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है एकीकृत, समावेशी, विषयगत, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों क्या होगा? इसका भी उपयुक्त सभी होगा। ठीक, क्योंकि एकीकृत यानी कि ईवीएस जो होता है वो इंटीग्रेटेड होता है, इसमें सब सब्जेक्ट मिला होता है, और यह समावेशी भी होते हैं, सब सब्जेक्ट में समावेश होते हैं और विषयविगत होते हैं। तो इसका राइट आंसर सब हो जाएगा। ठीक, चलिए अब सवाल नंबर चलते हैं 84 पर। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेड़ों पर एक अध्याय है सफेरों पर एक अध्याय है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। क्या बनाना है? कि यह एक अवैध कार्य है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते, और कहता है कि सपेरों सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता। और 4 नंबर कहता है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा 3। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 3 की
सपेड़ों, चौरासी का स्ट्रॉन्ग आंसर होगा। 3 की सपेड़ों सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक, और उन्हें आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को क्या करना चाहिए, प्रदान करने की आवश्यकता करना चाहिए, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा 3 होगा। चलिए अब सवाल नंबर 85 पर चलते हैं। विद्यालय में मिड डे मील के समय कौन सा सबसे प्रासंगिक है? तो यह राइट आंसर 2 होगा। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 86 पर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? तो बोझ के बिना सीखना क्या है दोस्तों, कि स्कूल का बैग का वजन कम करना नहीं। ईवीएस एक पाठ्य पुस्तक अध्यायों में कम संख्या, यानी कि ईवीएस का जो भी पाठ्य पुस्तक है उसका संख्या हमको कम कर देना है, ऐसा भी नहीं करना है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है कि अबोध का भार कम करना। यस दोस्तों, जिसका पढ़ने का काम नहीं है उस चीज़ों का भार हमको कम करना चाहिए, ठीक। चलिए अब सवाल नंबर 87 पर चलते हैं। ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? समूह में सीखने का उद्देश्य है दोस्तों सहयोग के मूल्यों, राइट आंसर का 3 होगा, कि सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सीखने में सक्षम बनाना, ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए अब 28 में चलते हैं। बाला का रूप क्या है? यानी कि बाला का फुल फॉर्म क्या है? बाला का रूप बोला है, ठीक। तो बाला का रूप क्या है कि अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग करना है, ठीक। अधिगम का जो सहायक है उसको बढ़ाना है, ठीक। चलिए अब सवाल नंबर हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर देखते हैं 89 में अब क्या कहता है दोस्तों? 89 में कहता है वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? यानी कि वैकल्पिक अलग अलग जो ये होते हैं, बातें होते हैं, विकल्प होते हैं, उसी के बारे में बात होता है, ठीक। तो विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण या फिर विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग, ऐसा। हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा 2 ही होगा, कि जो विचार यानी ऐसा विचार जो अवधारणाओं से औपचारिक से स्वीकृत, यानी औपचारिक ना अनौपचारिक भी हो सकता है, इसीलिए इसको अलग वैकल्पिक ढांचे का अर्थ बताया गया, ठीक। चलिए अब सवाल नंबर लास्ट 90 पर चलते हैं। 90 कहता है महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर है, यह एक डैश है, वैज्ञानिक तथ्य है या मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िवादी धारणा है, अधिकांश। तो ये दोस्तों क्या है? रूढ़िवादी धारणा है, ठीक। इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। चलिए दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो PYQ सीरीज? तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों का 30 में से कितना नंबर आया है आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और इस तरह से PYQ सीरीज डेली आप अगर देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो अमन लर्निंग क्लासेस को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।